बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। बड़ी मुश्किल है अगर हम यहाँ से नेपाल के लिए इजाज़तनामा हासिल करेंगे और तुम्हारी फ्लाइट से जाएंगे तो दुश्मन को शुबा हो सकता है। यहाँ के हुकाम जानते हैं कि मैं जे पार्कर के जरिए पेरिस आई हूँ और मुझे वहीं वापस जाना है। तुम डरती क्यों हो? अव्वल तो सीक्रेट सर्विस वाले तुम्हारे साथ होंगे, इनकी हैसियत दुश्मन की सी नहीं होगी, वो सब तुम्हारे दोस्त बॉडीगार्ड होंगे। फिर तुम्हारी पास टेलीपैथी का हथियार है, तुम्हें भला किसी से क्या नुकसान पहुंच सकता है। मैं जल्द ही आऊंगी। मैं इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था, अपने तौर पर सोच रहा था। सोनिया ने पूछा, क्या तुम हमारी बातें सुन रहे हो? मैं इसके दिमाग में नहीं था, भला क्या सुनता। इसने मुझे हाथ का इशारा किया, मेरे बाजू पर हाथ रखा तो मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। फिर इसके दिमाग में पहुंचकर कहा, मैं आला बीबी और सजाद के मुतालिक सोच रहा हूँ। इन्हें जंगली जानवरों के दरमियान से निकालने की तदबीर करना होगी। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, पहले वहाँ किसी तीसरे को पहुँचने दो। वहाँ जो तीसरा पहुँचेगा वो अपालो होगा। इसकी जुबान ना तो मेरी समझ में आएगी और ना ही रसवंती समझ सकेगी। वो हमारी टेलीपैथी की गिरफ्त में नहीं आएगा। अब रहा इससे दो हाथ करने का सवाल, तो सजाद अभी इतना तेज तरार और तजर्बाकार फाइटर नहीं है। किसी तरह वहाँ मरजाना और टार्टर बुलबा पहुँच जाएं तो अपालो को जिंदा दफन कर देंगे। सोनिया ने कहा, तुमने इन यहूदियों को बता दिया है कि तुम आला बीबी के साथ ये कहाँ कैद किए गए हो? हेलीकॉप्टर के मुतालिक भी जिक्र किया है, शायद वो किसी तरह वहाँ तक पहुँच सके। हाँ, आला बीबी की जहानत से भी तवक्को है, वो किसी तरह इस इलाके के मुतालिक मालूमात हासिल कर लेगी। मेरा ख्याल है कि हम मरजाना और टार्टर बुलबा को इनके मुतालिक बताएं और इन्हें तैयार रहने के लिए कहें। जब भी इस जगह का नाम मालूम होगा वो किसी भी फ्लाइट से वहां पहुंच जाएंगे। क्या तुम अपनी ख्याल ख्वानी मरजाना पर जाहिर करोगे? मेरी ख्याल ख्वानी का राज किसी को भी मालूम नहीं होगा। अभी जो ख्याल ख्वानी कर रहा हूँ, मुस्तकबिल में यहूदियों के लिए इसे एक फरेब समझो। रसवंती बनकर सोनिया ने मेरी तजवीज से इत्तफाक किया। मैं दूसरे ही लम्हे मरजाना के दिमाग में पहुंच गया। ठीक इसी लम्हे मेरे मुंह पर जैसे एक जबरदस्त घूंसा पड़ा। मैं एकदम से उछलकर सोफे पर नीम दराज हो गया। आंखें खुल गईं। सोनिया मेरी तरफ मतवज्जो नहीं थी, वो दरवाजा खोलकर वैन वाइज से मिलने जा रही थी। दरअसल वो घोंसा मेरे मुंह पर नहीं, मुरजाना के मुंह पर पड़ा था। क्योंकि मैं इसके दिमाग में था, इसलिए इसकी तकलीफ मेरी तकलीफ थी, इसके एहसासात मेरे एहसासात थे। इसने अपने मुंह पर घोंसे की जरब महसूस की तो वो जरब मैंने भी महसूस की थी, इसलिए यकबार की चौंक पड़ा था। बहरहाल मैं दोबारा इसके दिमाग में पहुंच गया। घोंसा पड़ने के बाद वो लड़खड़ाकर पीछे हट गई थी। ऐसी कमजोर तो नहीं थी कि एक घोंसा इस पर असर करता। वो जानबूझकर लड़खड़ा गई थी, जाहिर करना चाहती थी कि एक नाजुक औरत है, किसी का मुकाबला नहीं कर सकती। कोई हाथ उठाए तो वो मार खा सकती है, लेकिन वो अपने आप को एक नाजुक औरत साबित न कर सकी, क्योंकि जिसने घोंसा मारा था वो अब अपनी मुट्ठी को और हाथ की हड्डियों को बड़ी बेचैनी से सहला रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुट्ठी अब नहीं खुलेगी। हड्डियां एकदम से चटक गई थी। घोंसा मारते ही इसे महसूस हुआ था जैसे किसी फौलादी मुजस्मे पर हमला किया हो। वो हैरानी से मरजाना को घूर रहा था। वो अपने असली रूप में नहीं थी, मरजाना की हैसियत से पहचानी नहीं जा सकती थी। अब से बहुत पहले इसे पेरिस से अगवा किया गया था। यहूदियों की प्लानिंग ये थी कि मरजाना को इस्राएली हदूद में पहुंचाया जाए, लेकिन टार्टर बुलबा ने इसे अगवा करने के बाद अपने इलाके में पहुंचा दिया था। अब वो बुलबा के साथ पेरिस में अपनी वालदा से मुलाकात करने आई थी। मेकअप के जरिए खुद को और बुलबा को बड़ी हद तक तब्दील कर दिया था ताकि दुश्मन पहचान न सके। दुश्मन अब पहचान रहे थे, इसीलिए पीछे पड़ गए थे। इसके साथ किस्सा क्या था ये अभी मालूम होने वाला था। फिलहाल इसने मुझे अपने दिमाग में महसूस कर लिया था, लेकिन मुखातिब नहीं कर रही थी क्योंकि घोंसा मारने वाला सामने था और वो बुलंद आवाज से कह रहा था, मैं पहचान गया हूँ, तुम मरजाना हो। दोस्तों, ये मरजाना है। दोस्तों कहने का मतलब यही था कि इसके आसपास कुछ लोग छुपे हुए थे। यकीनन इसके एतराफ घेरा डाले हुए कुछ लोग मौजूद थे। इसने निकलकर इसकी तरफ बढ़ते चले आ रहे थे। वो सब हट्टे कट्टे बॉडी बिल्डर्स और फाइटर किस्म के लोग थे। इस वक्त वो पेरिस शहर से तकरीबन 30 मील दूर एक वीरान इलाके में थी। जानबूझकर वहां आई थी ताकि दुश्मन इसके एतराफ घेरा डाले, लेकिन वो अपने दिमाग में मेरी सोच की लहरों को महसूस करते ही जरा उलझन में पड़ गई थी। चारों तरफ से लोग घेर रहे थे। इसने कहा, फरहाद तुमने आने में देर कर दी, तुम कहो तो मैं मुकाबला करती
हूँ, वरना मैं जानबूझकर इनकी गिरफ्त में आना चाहती हूँ। मैंने रसवंती के लबो लहजे में कहा, मैं रसवंती हूँ। मरजाना ने एक गहरी सांस ली, फिर कहा, तुम क्या मदद कर सकोगी? अब मुझे अपने ही मंसूबे के मुताबिक अमल करना होगा। इस वक्त तक खतरनाक किस्म के गुंडों ने अपना घेरा तंग कर लिया था। वो चेहरे से ही सफाक कातिल नजर आते थे। जिसने गोंसा मारा था वो कह रहा था, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये मरजाना है। देखो मेरे हाथ की ये हड्डियां ऐसे लग रही हैं जैसे तड़क गई हों। मैं अच्छी तरह अपनी हथेली नहीं खोल सकता। इसकी बात सुनकर दो पहलवान नमा आदमी इसके करीब आए और इसे छू कर देखने लगे। मरजाना ने कसमसाते हुए पीछे हट कर कहा, मुझे हाथ ना लगाओ। तुम लोग आखिर एक कमजोर औरत को क्यों परेशान कर रहे हो? एक बदमाश ने इसके हाथ की सख्ती को महसूस करते हुए कहा, हमारा साथी दुरुस्त कह रहा है, तुम्हारे हाथ की सख्ती भी बता रही है कि तुम कोई नाजुक औरत नहीं हो। दूसरे ने कहा, बहस करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारा मेकअप उतारेंगे तो असली चेहरा सामने आ जाएगा। मरजाना ने शिकस्त खोरदा अंदाज में कहा, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम ही लोगों ने मेरे साथी को अगवा किया है? सिर्फ साथी क्यों कह रही हो? टार्टर बुलबा क्यों नहीं कहती? हमने इसका मेकअप उतार दिया है। इसे कहाँ ले गए हो तुम लोग? फिक्र न करो, तुम्हें भी वहाँ पहुँचा दिया जाएगा। अब सीधी तरह चलोगी या खींचते हुए ले चलें? जब मेरा राज खुल ही गे चुका है तो सीधी तरह चलूंगी। वो इनके दरमियान चलते हुए अपनी कार की तरफ जाने लगी। एक ने कहा, हमारी गाड़ी में बैठो। इसे एक दूसरी वैगन में बिठाया गया। इसके आगे पीछे मुहाफिज बैठ गए। इन्हें बताया गया होगा कि मरजाना कितनी खतरनाक औरत है, इसलिए वो मोहतात थे। जब वैगन स्टार्ट होकर अनजानी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी तो मैंने इसे मुखातब किया। इसने बेजारी से पूछा, तुम मेरे पास क्यों आई हो? क्या मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती? अब हमारा तुम्हारा रिश्ता क्या रहा? फरहाद ने तुम्हें तलाक दे दी। तुमने हमारे खिलाफ जो कुछ किया, इसके बाद क्या तुम समझती हो कि मैं खुश दिली से तुम्हारा इस्तकबाल करूंगी? तुम मुझसे बादजन हो, लेकिन मैं दोस्त की हैसियत से ही आई हूँ। मुझे फजूल बातें पसंद नहीं है। मैं यहूदियों की चालों को खूब समझती हूँ। इन्होंने तुम्हें मेरे पीछे लगा दिया है। अगर ये गुंडे मुझे मरजाना की हैसियत से न पहचानते तो तुम मेरे दिमाग में पहुंचकर पहचान लेती और इनकी रहनुमाई करती। क्या तुम समझ रही हो कि मैं इन गुंडों के साथ हूँ और इनका ताल्लुक यहूदियों से है? यकीन जानो मुझे नहीं मालूम, और अगर है भी तो मेरा ताल्लुक यहूदियों से नहीं रहा। मरजाना ने नागवारी से कहा, रसवंती, तुम वो औरत हो जो हिंदू घराने में पैदा हुई और यहूदी कौम से मुतासर होती रही। कितनी हैरानी की बात है कि एक मुसलमान तुम्हारा शौहर रहा मगर तुम इससे मुतासर न हो सकी। या तो बुनियादी तौर पर हिंदू रही या फिर यहूदियों को कबूल किया। तुम हरगिज ये उम्मीद न रखना कि फरहाद का कोई भी साथी तुम पर एतमाद करेगा। मैं मरजाना की बातें सुनकर अपना सर खुजाने लगा। ये मैंने सोचा ही नहीं था कि वो रसवंती की ख्याल ख्वानी पर ना तो खुश होगी और ना ही इसे खुश आमदीद कहेगी। सोनिया और मरजाना में यही फर्क था। सोनिया जितनी शिद्दत से रसवंती को चाहती थी, मरजाना इसे इतनी ही शिद्दत से नाकाबिले एतमाद समझती थी। मैंने कहा, अच्छी बात है, तुम मुझ पर एतमाद न करो, लेकिन मेरी एक बात मान लो, जब तक तुम्हें मुझ पर एतमाद न हो, इस वक्त तक किसी से ये न कहना कि मुझे दिमागी तवानाई हासिल हो चुकी है और मैं ख्याल ख्वानी करने लगी हूँ। मुझे क्या पड़ी है कि मैं तुम्हारी ख्याल ख्वानी के डंके बजाती फिरूं। अब तुम जाओ। मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि इस वक्त तुम्हारे आसपास जो दुश्मन बैठे हैं, इनसे मेरा दूर का ताल्लुक भी नहीं है। मैं तुम्हारे पास रहकर देखना चाहती हूँ ये आखिर क्या चाहते हैं। टार्टर बुलबा को ये लोग कहाँ ले गए हैं? मालूम करना है तो बलबा के दिमाग में जाओ। मैंने अब तक बलबा की आवाज और इसका लबो लहजा नहीं सुना है, तो मैं क्या करूं? मेरा पीछा तो छोड़ो। यहाँ आसपास जो लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझसे गुफ्तगू की थी। तुम इनके दिमागों में जगह बना सकती हो। मैं टार्टर बुलबा के दिमाग में पहुंचना नहीं चाहता था, क्योंकि रसवंती ने इसकी आवाज नहीं सुनी थी। मैंने सुनी थी और मैं पहुंच सकता था, लेकिन जब कभी मरजाना और बुलबा की मुलाकात होती और बुलबा मेरे ख्याल ख्वानी का जिक्र करता तो दोनों में बहस छिड़ जाती। ये कहती रसवंती ने ख्याल ख्वानी की, वो कहता फरहाद ने ख्याल ख्वानी की। आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचते कि ख्याल ख्वानी करने वाला फरहाद है और खुद को छुपा रहा है। अब वैगन मेन रोड से हटकर एक ऐसी छोटी सी सड़क से गुजर रही थी जिसके एतराफ में कोई मुजाफाती बस्ती थी। फिर वो बस्ती भी गुजर गई। इनके चारों तरफ वही वीरानी नजर आने लगी। दूर तक दरख्तों के झुंड नजर आ रहे थे। वैगन इस रास्ते से भी मुड़कर किसी और रास्ते पर चल पड़ी। वो रास्ता घने दरख्तों के साये से गुजर रहा था। मैं इनमें से किसी एक शख्स के दिमाग में पहुंचकर मालूम करना चाहता था कि वो बलबा को अगवा करके कहां ले गए हैं और अब मरजाना को कहां पहुंचाना
जाना चाहते हैं। इससे पहले कि मैं कुछ मालूम करता, वैगन अचानक एक झटके से रुक गई। पीछे बैठने वालों में से एक ने पूछा, क्या बात है? ड्राइवर ने कहा, सामने सड़क पर एक लाश पड़ी हुई है, रास्ता रुका हुआ है। इसकी बात सुनते ही सब अपने अपनी जगह से उठकर देखने लगे। सामने बैठा हुआ एक शख्स फौरन ही दरवाजा खोलकर दौड़ता हुआ लाश के पास गया और इसे देखते ही चीख कर बोला, ये तो अपना आदमी है। और दो आदमी वैगन से उतर गए। उन्होंने लाश के पास जाकर इसे देखा। फिर एक ने चारों तरफ देखते हुए कहा, यहाँ खतरा है, हमारा ये आदमी टार्टर बल्बा की निगरानी करने वालों में से एक था। बाकी दूसरे वहीं होंगे जहाँ बल्बा को बांध कर रखा गया था। उन्होंने लाश को सड़क से उठाकर घास पर डाल दिया। एक ने कहा, हम अभी इसे उठाकर नहीं ले जाएंगे, पहले दूसरे साथियों की खबर लेनी चाहिए। क्या इन्हें अपने इस साथी के अंजाम की कोई खबर नहीं है? इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो तीनों तेजी से चलते हुए वैगन के पास आए, फिर दरवाजा खोलकर अपनी अपनी जगह बैठ गए। ड्राइवर ने वैगन स्टार्ट की। वो रास्ता आगे जाकर एक तरफ मुड़ गया था। एक शख्स के दिमाग ने बताया, आगे 1 मील के फासले पर लकड़ियों के शहतीरों से बना हुआ एक मकान है। इसी मकान में बल्बा को कैद किया गया है। मरजाना के इतराफ में बैठने वालों में से एक ने कहा, हम जिसकी लाश सड़क के किनारे छोड़कर आए हैं, शायद वो गद्दार साबित हुआ होगा, इसीलिए हमारे दूसरे साथियों ने इसे हलाक कर दिया है। दूसरे ने कहा, तुम्हारी बात में वजन नहीं है, हमारे दूसरे साथियों ने इसे हलाक करने के बाद 1 या 1.5 मील दूर सड़क पर लाकर क्यों छोड़ दिया? क्या वो बल्बा को छोड़कर लाश को इतनी दूर छोड़ने आए होंगे? बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। वो बातों के दौरान इस मकान के करीब पहुंच गए। बाहर ही से पता चल रहा था कि वहाँ वीरानी है, कोई भी साथी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने वैगन का हॉर्न जोर से बजाया, बार बार बजाया, लेकिन इनके किसी साथी ने इस मकान से निकलकर अपनी शक्ल नहीं दिखाई। उन्होंने वैगन को इस मकान से 100 गज के फासले पर रोक दिया। करीब जाना खतरे से खाली नहीं था। इनमें से एक ने पूछा, क्या हेलीकॉप्टर आ गया था? वो लोग बल्बा को ले गए हैं। ड्राइव करने वाले वैगन दोबारा स्टार्ट की, फिर आगे बढ़ाते हुए कहा, हम इस मैदान में जाकर देखेंगे, हेलीकॉप्टर आया होगा तो इसके आसार जरूर मिलेंगे। ड्राइव करने वाला वैगन को मकान से दूर रखते हुए एक लंबा चक्कर काटकर इस मैदान की तरफ जा रहा था, जो मकान के पीछे कुछ फासले पर था। वहां पहुंचने के बाद वो सब वैगन से उतर गए। इसके दरवाजे बंद कर दिए। दरवाजे के इतराफ में 2 शख्स खड़े रहे ताकि मरजाना फरार न हो सके। बाकी 3 इस मैदान में जाकर दूर दूर तक देखने लगे। हेलीकॉप्टर के आने या वहां से कुछ लोगों के जाने के कदमों के निशानात नहीं थे। इसका मतलब यही समझ में आ रहा था कि कैदी ने खुद रिहाई हासिल की है और रिहाई हासिल करने की कोशिश में इनके तमाम आदमियों को हलाक कर दिया। एक ने परेशान होकर दूर वैगन की तरफ देखा, फिर कहा, गाड़ी के अंदर बैठी हुई औरत बल्बा से ज्यादा खतरनाक है। हमें समझाया गया था कि हमने बल्बा पर पूरी तरह काबू पा लिया और इसे निकलने का मौका नहीं दिया तो मरजाना भी हमारी मुट्ठी में रहेगी। इसकी बात खत्म होते ही वैगन के पास खतरे की घंटी बज गई। वैन इनसे काफी दूर थी खड़ी। 2 तरफा दरवाजे बेयक वक्त झटके से खुले। बाहर खड़े हुए दोनों मुहाफिज दरवाजों से टकराकर लड़खड़ाते हुए दूर जा गिरे। फिर इससे पहले कि वो संभलते, मरजाना ड्राइविंग सीट पर पहुंच चुकी थी। वैगन स्टार्ट होकर आगे बढ़ने में जरा वक्त लग गया। इतनी देर में दोनों गिरने वाले वैगन तक पहुंच गए थे। वो खुले हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। इसी वक्त वैगन यकबार की आगे बढ़ गई। नतीजा ये हुआ कि दोनों में से एक झटका खाते ही बाहर गिर गया, दूसरा 2 सीटों के दरमियान गिर पड़ा। वैगन तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रही थी। मरजाना ने आकबनुमा आईने का रुख अपनी तरफ कर लिया था ताकि पिछली सीटों के दरमियान गिरने वाला जब उठकर हमला करे तो आईने में साफ तौर पर नजर आ सके। इस दौरान में दूर खड़े हुए लोग वैगन की तरफ दौड़ने लगे थे। दौड़ने वालों में से एक ने चीख कर कहा, ये क्या हमाकत है? क्या इस तरह हम गाड़ी तक पहुंच सकते हैं? मेरे पास रिवाल्वर नहीं है, तुम लोगों के पास है? गाड़ियों के पहियों पर फायर करो। 2 सीटों के दरमियान गिरने वाला उठ चुका था। वो हमला करने ही वाला था। मरजाना के लिए इस हमले को रोकना और ड्राइव करने के दौरान में जवाबी कार्रवाई करना कोई बड़ी बात नहीं थी। वो इसे आसानी से हैंडल कर सकती थी, लेकिन हमला करने वाला अचानक ही रुक गया। इत्मीनान से पिछली सीट पर बैठकर बोला, मरजाना मैं आ गई हूँ, तुमने अपने पास आने से मना किया था, इसलिए मैं पिछली सीट पर बैठी रहूंगी। मरजाना ने ड्राइव करते हुए एक गहरी सांस ली, फिर कहा, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हें जरूरत ना सही अकबनुमा आईने को दुरुस्त करो ताकि पीछे से फायर करने वाले नजर आते रहें। 2 बदमाश इस रास्ते पर खड़े हो गए थे जहाँ से मरजाना ड्राइव करते हुए आगे बढ़ सकती थी और इस मैदान से बाहर निकल सकती थी। इन
इन दोनों के हाथों में रिवॉल्वर थे। वो वैगन के करीब आने का इंतजार कर रहे थे ताकि टायरों पर फायरिंग कर सके। मरजाना ने वैगन को दूसरी तरफ घुमा लिया। दूसरी तरफ 3 आदमी 3 सिमत में फैले हुए थे, जिनमें से 2 के पास रिवॉल्वर थे, एक नहता था। वो सब फायरिंग कर रहे थे। मरजाना ने अकबनुमा आईने को दुरुस्त कर लिया था। वो मैदान जंग में लड़ने का हुनर जानती थी। इसने फायरिंग करने वालों के दरमियान खुद को गिरा हुआ पाया तो वैगन का रुख इस शख्स की तरफ किया जो नहता था। वो वैगन को अपनी तरफ आते देखकर भागने लगा। ये फितरी बात है, अपने बचाव के लिए आदमी अपने लोगों की तरफ पनाह के लिए भागता है। और इसी असना में पे दर पे वैगन की तरफ फायरिंग कर रहे थे। वो फायरिंग अब रुक गई। अगर वो फायरिंग जारी रखते तो आगे भागने वाला गोलियों का निशाना बन सकता था। ये मरजाना की जहानत थी कि इसने दोनों को थोड़ी देर के लिए फायरिंग से बाज रहने पर मजबूर कर दिया था। थोड़ी देर के बाद ही वो रिवॉल्वर वाले 2 मुख्तलिफ सिमतों में दौड़ते हुए फिर गोलियां चलाने लगे। मरजाना ने पिछली सीट से आवाज सुनी, मरजाना मैं फायर करने वाले के पास जा रही हूँ, तुम पीछे वाले के हमले से बचो। मैं ये कहते ही एक रिवॉल्वर वाले के पास पहुंच गया। वो वैगन के टायर का निशाना ले रहा था। इसका निशाना दूसरी तरफ बहक गया। इसने अपने रिवॉल्वर वाले साथी पर गोली चला दी थी। इसके हलक से चीख निकली। वो उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। गोली चलाने वाले ने हैरानी और घबराहट से अपने साथी को जमीन पर तड़पते हुए देखा। फिर इसने वैगन की तरफ तवज्जो दी। वैगन के अंदर वो शख्स पीछे से मरजाना पर हमले कर रहा था और यूं महसूस कर रहा था जैसे कोई फौलादी मुजस्मे पर हाथ मार रहा हो। जब इसने देखा कि घोंसों का और कराटे का कोई असर नहीं हो रहा है तो इसने दोनों हाथों की मुट्ठियों से इसके बालों को जकड़ लिया, फिर इन्हें खींचने लगा। मरजाना कह लगा रही थी। इसी वक्त मैंने बाल खींचने वाले को अखबार की पिछली सीट पर गिरा दिया। इसने एक तरफ का दरवाजा खोला और बाहर छलांग लगा दी। वो शख्स जो अपने रिवॉल्वर वाले साथी को हलाक करने के बाद वैगन के किसी एक टायर का निशाना लेना चाहता था, एक बार फिर बौखला गया। इसका निशाना बहुत अच्छा था, कोई टायर जरूर फट जाता, लेकिन मैंने रिवॉल्वर का रुख इसकी तरफ कर दिया जो वैगन का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया था। नतीजा ये हुआ कि इसकी गोली से अपना एक और साथी खत्म हो गया। मरजाना स्टीयरिंग घुमाकर इस तरफ जाना चाहती थी जहां रास्ते पर 2 गुंडे रिवॉल्वर ताने इसके इंतजार में थे और इसे इस मैदान से बाहर जाने का मौका नहीं दे रहे थे। मैंने इसके दिमाग में पहुंचकर कहा, उधर गाड़ी न ले जाओ, वो जो रिवॉल्वर लिए खड़े हैं, मैं इनके दिमागों तक नहीं पहुंच सकती। इन्होंने गुफ्तगू की होगी लेकिन मैंने इनके लबो लहजे पर ध्यान नहीं दिया था। तुम अपनी गाड़ी एक रिवॉल्वर वाले की तरफ रखो, मैं इसे कंट्रोल कर रही हूँ। इसने मेरी हदायत पर अमल किया। वो रिवॉल्वर वाला अब मेरे काबू में था। वो मेरी मर्जी के मुताबिक उधर भागने लगा जिधर इसके 2 रिवॉल्वर वाले साथी रास्ता रोकने के लिए खड़े हुए थे। इसी वक्त हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने इसके जरिए सर उठाकर आसमान की तरफ देखा। वो बहुत दूर प्रवास करता हुआ इसी मैदान की तरफ आ रहा था। मैंने रिवॉल्वर वाले के दिमाग को आजाद छोड़ दिया। वो एकदम से बौखलाकर अपने आप को देखने लगा, सोचने लगा अभी तो वो मैदान के दूसरे हिस्से में था, यहाँ कैसे पहुँच गया। मैं इसे यूं सोचने के लिए नहीं छोड़ सकता था। अगर वो जिंदा रह जाता तो मेरी टेलीपैथी का राज फाश हो जाता। मैंने इसके जरिए 2 साथियों को मुखातब किया। जवाबन इसके एक साथी ने कुछ कहा और मैं इसके दिमाग में पहुंच गया। फिर मैंने इसके जरिए इनके तीसरे रिवॉल्वर वाले साथी की आवाज सुनी। इसका लबो लहजा जहन नशीन किया, फिर इत्मीनान हो गया। 2 रिवॉल्वर वाले मेरी टेलीपैथी की गिरफ्त में थे, लेकिन इन्हें टेलीपैथी का एहसास नहीं था। अभी मैंने इन्हें अपना मामूल नहीं बनाया था। अलबत्ता वो तीसरा रिवॉल्वर वाला जिसे मैं मैदान के दूसरी तरफ से भगाता हुआ लाया था, वो किसी वक्त भी टेलीपैथी के हथकंडे को समझ सकता था। मैंने मरजाना के पास पहुंचकर कहा, फौरन गाड़ी से निकलो, एक रिवॉल्वर वाला जमीन पर मुर्दा पड़ा है, इसका रिवॉल्वर लेकर इस शख्स को खत्म करो जो अभी तुम्हारी तरफ आने वाला है। इसने मेरी टेलीपैथी के राज को समझ लिया है और ये राज मैं किसी पर जाहिर नहीं करना चाहती। इसे ये समझाकर मैं इस आदमी के पास आ गया। इसकी जुबान से इसके दोनों साथियों से कहा, तुम दोनों इसका रास्ता रोके रहो, हेलीकॉप्टर आ गया है, अब वो हमसे जिंदा बचकर नहीं जा सकेगी, मैं अभी आता हूँ। ये कहते ही इसने मरजाना की तरफ दौड़ लगाई। दूसरी तरफ मरजाना ने इसके मुर्दा साथी का रिवॉल्वर जमीन पर से उठा लिया था। जैसे ही वो दौड़ते हुए करीब आने लगा, इसने गोली चला दी। वो लड़खड़ा कर गिरा। इसके बाद उठ न सका। मरजाना का निशाना कभी नहीं चूकता था। हेलीकॉप्टर मैदान के करीब आ चुका था और अब इस मैदान के चारों तरफ चक्कर काट रहा था। इसकी परवाज नीची हो गई थी। लाउड स्पीकर से कहा जा रहा था, मिस मरजाना, हम दोस्त बनकर आए हैं, तुम्हारे लिए फरहाद अली तैमूर का पैगाम
पैगाम लाए हैं, प्लीज रिवाल्वर इस्तेमाल न करो। हमारे साथियों से बड़ी गलती सरजद हुई है। हम अपने साथियों को हुक्म देते हैं कि वो अपने हथियार फेंक दें। हेलीकॉप्टर नीचे उतर रहा था। मरजाना दूर चली गई थी। गर्दिश करने वाले पंखे की हवाएं चल रही थी। दूर तक झाड़ियां और दरख्तों से पत्ते शोर मचा रहे थे। तकरीबन 10 मिनट के बाद पंखे की गर्दिश थमने लगी। झाड़ियां और दरख्तों के पत्ते खामोश होने लगे। हेलीकॉप्टर से आने वाले अब तक स्पीकर के जरिए कह रहे थे, मिस मरजाना, हम दोस्त बनकर आए हैं। वो देखिए हमारे साथियों ने हथियार फेंक दिए हैं। आपको हम पर एतमाद करना चाहिए। मरजाना मैदान के एक सरे पर जाकर एक दरख्त के पीछे खड़ी हो गई थी। हेलीकॉप्टर का कॉकपिट उठ गया था। वहाँ से 2 मुसल्लह जवान बाहर निकल रहे थे। फिर एक ने दूर इस दरख्त के पीछे खड़ी हुई मरजाना को देखा और अपना रिवाल्वर होल्स्टर से निकालकर एक तरफ फेंकते हुए दोनों हाथ उठाते हुए कहा, मैंने हथियार फेंक दिया है। दोनों हाथ उठाए आपके पास आ रहा हूँ। इसने जैसा कहा वैसा ही किया। तेजी से चलते हुए मरजाना की तरफ बढ़ने लगा। इसने कहा, जहाँ हो वहीं रुक जाओ, ज्यादा करीब आने की जरूरत नहीं है। इसने रुक कर कहा, मिस मरजाना, हम बड़ी गलत फहमियों का शिकार थे। मरजाना ने तंजिया अंदाज में पूछा, क्या अब गलत फहमियाँ दूर हो गई हैं? जी हाँ, आप यकीन करें, हमारे बड़ों ने हुक्म दिया है कि आपको और टाटर बल्बा को कोई नुकसान न पहुँचाएं और हम सब जो गलतियाँ हो गयी इसकी माफी मांगे। आखिर अचानक ऐसा इनकलाब क्यों आ गया, आपको मालूम नहीं है? और भला कैसे मालूम हो सकता है? फरहाद साहब टेलीपैथी से महरूम हो गए हैं, वरना ख्याल ख्वानी के जरिए आपको यकीन दिलाते कि वो हम यहूदियों के दोस्त बन गए हैं। हमारे दरमियान हमेशा दोस्त बनकर रहने का मुआदा हो रहा है। इस मुआदे के मुताबिक हमारा फर्ज है कि हम हर हाल में फरहाद से और इनके दोस्तों से दोस्ती निभाते रहें। आपसे भी हम दोस्ताना तावन की तवक्को करते हैं। हेलीकॉप्टर से आने वाला मेरी टेलीपैथी के सिलसिले में लाइल्मी जाहिर कर रहा था। यकीनन रबी अस्पंद यार और काहाल तंजीम के सरबराह की जानब से मेरी ख्याल ख्वानी को राज में रखा जा रहा था। उन्होंने अपने खास आदमियों को भी मेरी टेलीपैथी के मुताल्लिक नहीं बताया था। मैंने मरजाना के दिमाग में पहुंचकर कहा, सांस ना रोकना, मुझे आने दो। अभी अपने मुकाबल की गुफ्तगू से यह समझ सकती हो, यहूदी अकाबरीन को भी इस बात का इल्म नहीं है कि रसवंती ख्याल ख्वानी करने लगी है। मैंने तुम्हें अपना समझकर मुखातब किया था, लेकिन तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर रही हो। बहरहाल इन्हें मेरी ख्याल ख्वानी के मुताल्लिक कुछ न बताना। मेरा मशवरा है, इनकी दोस्ती पर भरोसा करो। आसानी से निकल जाने का यही एक रास्ता है, वरना। मरजाना ने हकारत से कहा, तुम क्या समझती हो, क्या मैं तुम्हारी बातों में आकर इन यहूदियों की दोस्ती पर भरोसा कर लूंगी? हरगिज नहीं। अगर ये दोस्त हैं तो मेरे रास्ते की रुकावट नहीं बनेंगे। मैं अभी आजमाती हूँ। ये कहकर मरजाना ने आने वाले को मुखातब किया, मिस्टर, मैं जब तक फरहाद अली तैमूर से बातचीत नहीं करूंगी, इस वक्त तक तुम लोगों की दोस्ती पर एतमाद नहीं करूंगी। अगर तुम दोस्त हो तो एक तरफ हो जाओ, मुझे इस गाड़ी में बैठकर यहाँ से जाने का मौका दो। किसी ने रुकावट पैदा की तो इसका अंजाम क्या होगा, ये यहाँ पड़ी हुई लाशें बता सकती हैं। मैडम, यकीनन हम आपकी दिलेरी के मुतारफ हैं, लेकिन आप फरहाद साहब से किस तरह बात करने के बाद हम पर भरोसा करेंगी? आप तो जानती होंगी कि इनकी ख्याल ख्वानी की सलाहियत बाकी नहीं रही। इस सलाहियत को खत्म करने में तुम लोगों का हाथ है। जो माजी में हो गया, हमने इस पर मट्टी डाल दी है। फरहाद साहब भी इसे भूल गए, इसलिए हमसे दोस्ती कर रहे हैं। तुम लोग दोस्ती कर रहे हो या बड़ी गहरी चालें चल रहे हो? पहले तो ऐलान किया कि आला बीबी और फरहाद को रिहा किया जा रहा है, इन्हें पेरिस पहुंचाया जा रहा है। फिर ऐलान किया गया इनका हेलीकॉप्टर कहीं रास्ते में गुम हो गया। क्या इसे अकल तस्लीम करती है? बेशक तुम्हारे दोस्त ममालिक इस बात को तस्लीम कर लें, लेकिन हम तुम्हारी चालों को खूब समझते हैं। इन्हें ऐसी जगह कैद किया गया है जहां हम नहीं पहुंच सकते, ना ही इनसे राब्ता कायम कर सकते हैं। अगर तुम दोस्त हो तो पहले फरहाद अली तैमूर से राब्ता कायम कराओ। अजनबी ने अपनी रेस्ट वॉच को देखते हुए कहा, अब से 45 मिनट पहले हम खुद नहीं जानते थे कि फरहाद साहब और मदाम आला बीबी कहाँ गुम हो गए। आपके पास आने से पहले हमें बताया गया कि वो एक ऐसी जगह कैद हैं जहां की वो खुद निशानदही नहीं कर सकते। इन्हें कैद करने वाले बर्दा फरोश हैं। वो भारी रकम लेकर किसी भी खतरनाक तंजीम या किसी भी मुल्क के हाथों इन दोनों को फरोख्त करना चाहते हैं। वो तंदिया अंदाज में बोली, बड़ी मुख्तसर सी कहानी है मगर निहायत ही दिलचस्प है। हम जानते हैं आप यकीन नहीं करेंगी। मैंने सोच के जरिए कहा, मरजाना ये दुरुस्त कह रहा है। मैंने ख्याल ख्वानी के जरिए फरहाद से राब्ता कायम किया था। वो मुझसे बातें नहीं करना चाहते क्योंकि मैं इनके लिए नामहरम हूँ, लिहाजा मैंने आला बीबी के जरिए मालूम
मालूमात हासिल की। इसने बताया कि वो एक ऐसे मकान में है जिसके एतराफ हजारों गज का एक सरसब्ज बाग है। फिर इस बागीचे के एतराफ आहनी सलाखों वाला पिंजरा है। इस पिंजरे के दूसरी तरफ खूंखार चीते और बबर शेर नजर आते हैं, वो भी आहनी सलाखों के दरमियान है। फिर इन सलाखों के पीछे दूसरे जंगली जानवर हैं, यानी वो दोनों जिस जगह में कैद हैं वो जंगली जानवरों का कारोबार करता है, इनकी परवरिश करता है और इन्हें दूसरे ममालिक में फरोख्त करता है। यहूदी जो कह रहे हैं तुम भी वही कहोगी, तुम इनसे अलग तो नहीं हो। बड़ी मुश्किल थी, वो रसवंती पर भरोसा नहीं करना चाहती थी। अब अगर मैं इसे यकीन दिलाने के लिए फरहाद बनकर गुफ्तगू करता तो वो फिर भी यकीन न करती। यही कहती कि रसवंती लहजा बदल कर बोल रही है। यूं भी मुझे अपने आप को मुनकशफ नहीं करना था, मैं अपनी टेलीपैथी को राज में ही रखना चाहता था। मेरी ख्याल ख्वानी का सिलसिला टूट गया। सोनिया मुझसे कह रही थी तुम मुराकबे में जाते हो तो वापस आने का नाम नहीं लेते, मुसलसल ख्याल ख्वानी क्या जरूरी है, कभी दिमागी तौर पर अपनी जगह आ जाया करो। मैंने इसे मरजाना के हालात बताते हुए कहा इस वक्त इसे कोई खतरा नहीं है, दुश्मन दोस्त बन गए हैं, वो यकीनन वहाँ से बआसानी चली जाएगी। चलो अच्छा हुआ कि वो तुम्हें रसवंती समझ रही है। वैसे तुम औरतों की तरह बहुत अच्छा बोल लेते हो, फिर भी बोलने में इनसे बाजी नहीं ले जा सकता। भला औरतें कब अपना रिकॉर्ड किसी को तोड़ने देती हैं। वो मुस्कुराने लगी। मैंने कहा तुम्हारी इतला के लिए ये बता दूं कि सोच की लहरें जब दिमाग में पहुंचती हैं तो लबो लहजा तो साफ सुनाई देता है, लेकिन आवाज साफ तौर से पहचानी नहीं जा सकती। मिसाल के तौर पर टेलीफोन के जरिए अक्सर दूसरी तरफ से गुफ्तगू करने वाले की आवाज वाज़े तौर पर पहचानी नहीं जाती, या तो इसे इसके लबो लहजे से पहचाना जाता है या फिर अपनायत के बायस पहचान होती है। इसके बावजूद अक्सर कहा जाता है कि फोन पर आवाज बदली हुई सी लगती है। बिल्कुल इसी तरह मैं किसी औरत की आवाज की नकल हूबहू नहीं कर सकता। यही वजह है कि मरजाना को यकीन करना पड़ा कि रसवंती बोल रही है। दुश्मनों ने मुझे टेलीपैथी से महरूम कर दिया है, ये बात वो जानती है, फिर रसवंती की ख्याल ख्वानी पर क्यों यकीन नहीं करेगी। मरजाना जैसी फौलादी औरत बल्बा से मुतासर हो रही है, लिहाजा बल्बा की खबर भी रखना चाहिए। मैं मजबूर हूँ, रसवंती की हैसियत से इसके दिमाग में नहीं जा सकता। वैसे जब वो दुश्मनों की कैद से निकल कर गया है तो यकीनन पेरिस शहर में मरजाना की अम्मी के पास होगा, वहीं इसका इंतजार कर रहा होगा। थोड़ी देर बाद मैं इसके जरिए मालूम करूंगा। सोनिया ने एक सोफे पर बैठते हुए कहा वैन वाइज ने हमारी रवानगी का इंतजाम कर दिया है, हम आज रात की फ्लाइट से पेरिस जा रहे हैं। वहाँ पहुंचकर मैं मरजाना से मुलाकात करूंगी। तुम जरा मालूम करो रसवंती की रवानगी के सिलसिले में क्या हो रहा है। उन्होंने जब वादा किया है कि 24 घंटे के अंदर इसे यहाँ से नेपाल पहुँचा देंगे तो फिर मालूम करना क्या जरूरी है। ये तो पता चले कि इसकी निगरानी के लिए कौन लोग इसके साथ जा रहे हैं। मैं कहाल तंजीम के सरबराह के पास पहुँच गया। इसके सामने इंटेलिजेंस का चीफ ऑफिसर बैठा कह रहा था हमने इन तमाम अफराद की फहरिस्त मुरतब कर ली है जो बड़े पैमाने पर जंगली जानवरों की परवरिश करते हैं और इन्हें दूसरे ममालिक के चिड़ियाघरों में फरोख्त करते हैं। कहाल तंजीम के सरबराह ने कहा यूनान के बर्दा फरोश फरहाद साहब और आला बीबी का सौदा कर रहे हैं। इन बर्दा फरोशों के सरगना का नाम जैस्को कोरो है। ये इसकी तस्वीर है। इसने एक तस्वीर इंटेलिजेंस चीफ ऑफिसर की तरफ बढ़ा दी। जैस्को कोरो वही गोल मटोल सा शख्स था जिसने आला बीबी और सजाद को अपालों के हवाले किया था। तस्वीर देखने के बाद चीफ ऑफिसर ने अपनी जगह से उठते हुए कहा मैं अभी मालूम करता हूँ कि जैस्को कोरो का ताल्लुक किन लोगों से है। अगर इसका कारोबार जंगली दरिंदों के किसी सौदागर से होगा तो हम बहुत जल्द इस सौदागर तक पहुँच जाएंगे। यूनान का एक बर्दा फरोश हमसे फरहाद साहब का सौदा कर रहा है। इसका मतलब ये हो सकता है कि फरहाद साहब और आला बीबी को यूनान के किसी मुल्क में या यूनान के आसपास के किसी जजीरे में कैद करके रखा गया है। आप लोगों का सुरागरसानी का दायरा पहले यूनान और आसपास के जजीरों तक महदूद रहना चाहिए। शायद हम जल्द ही फरहाद तक पहुंच जाएं। चीफ ऑफिसर चला गया। यकीनन वो लोग जिस तरह जद्दोजहद में मसरूफ थे इससे जाहिर होता था कि वो जल्द ही सजाद और आला बीबी तक पहुंच जाएंगे। मैं चुपचाप कहाल तंजीम के सरबराह के दिमाग को टटोलता रहा, इन अफराद के नाम और पते मालूम करता रहा जो रसवंती के साथ निगरान की हैसियत से जाने वाले थे। मेरी ख्वाहिश थी कि इस निगरान टीम में लैला सानी शामिल हो जाए। इसका मुझे मौका न मिला। मैं मरजाना की तरफ मसरूफ रहा, लेकिन ऐसा भी होता है कि जहां मैं कुछ कर नहीं पाता वहां कभी कभी तकदीर साथ देती है। इस निगरान टीम में लैला सानी का नाम शामिल हो चुका था। मैं लैला सानी के
के पास पहुंच गया। वो कब्रिस्तान से वापस आ रही थी। इसके इर्द गिर्द इसके यहूदी दोस्त और दूसरे शनासा मौजूद थे। सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ रहे थे। इसके यहूदी बाप की आखिरी रसूमात अदा हो चुकी थी। एक चीफ ऑफिसर इसके साथ चलता हुआ अजीती अंदाज में गुफ्तगू कर रहा था, इसे तसल्लियां दे रहा था। मिस सारा आज़क, अब तुम इस दुनिया में तनहा रह गई हो। एक दिन सबको मरना है। तुम्हारे बाप की मौत आज ना होती तो आइंदा किसी दिन हो जाती, लेकिन आइज़क की मौत के बाद तुम बिल्कुल आजाद और तनहा हो। एक सीक्रेट एजेंट बनने के लिए जरूरी है कि वो तनहा हो। किसी तरह की घरेलू जिम्मेदारियां और करीबी रिश्तेदारों के सिलसिले में परेशानियां ना हो। तुम अब आजादाना इस फील्ड में काम कर सकती हो। कोई दुश्मन तुम्हारे किसी रिश्ते को तुम्हारी कमजोरी नहीं बना सकेगा। बाई दी वे, मैं इस सुगवार माहौल में एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। लैला अपनी गाड़ी के पास रुक गई। इसने सवालिया नजरों से इसे देखा। वो आसपास देखते हुए बड़ी राजदारी से धीमे लहजे में बोला, तुम्हें एक बहुत ही अहम मिशन पर मुल्क से बाहर भेजा जा रहा है। वो बेयकीनी से इसे देखने लगी। चीफ ऑफिसर ने आहिस्ता से सर को असबात में हिलाते हुए कहा, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ। 18 घंटे के बाद तुम यहाँ से रसवंती के साथ नेपाल जाओगी। तुम्हारी रहनुमाई और मजीद ट्रेनिंग के लिए हमारे सीनियर स्टाफ के मेन अफराद होंगे। तुम अभी से खुद को जहनी तौर पर एक नए मिशन के लिए तैयार करो। वो बाहर जाने के लिए कभी खुश न होती। अपने ही मुल्क में रहकर मुजाहिदीन से चोरी छुपे राब्ता कायम रखना चाहती थी और एक दूसरे के तावन से दुश्मनों को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन रसवंती का नाम सुनकर वो आमादा हो गई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।